दोस्तों वंदे मातरम। मैं हूं गजेंद्र। स्वागत करता हूं विद्या एकेडमी के इस चैनल में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का पार्ट 1। तो इस चैप्टर को जो है मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूं, जिसमें इस पार्ट में मेनली हम लोग थ्योरी या सिद्धांतों को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में इसमें इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखते रहिए। मैंने एक पीपीटी बनाई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीपीटी का पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो एक तो हमारे पार्ट का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उससे भी महत्वपूर्ण कक्षा 11वीं में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के पार्ट 1 हैं। दोनों के पार्ट 1 बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसका मतलब है रसायन विज्ञान में जो भी मूलभूत चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो ये पार्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जो आपके पाठ में सबसे पहला थॉट लिखा है वह है रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। इसका मतलब क्या है? रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। तो आप जानते हैं जैसे कोई भी पदार्थ बना है तो वो सबसे पहले तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। तो वो किस किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं और उन तत्वों के विज्ञान के साथ ही ऐसे असंख्य प्रकार के अणु जो परमाणुओं से मिला के बनते हैं उनका क्या है? यह विज्ञान है। तो इस पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके लिए एक थॉट है जैसे एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये किन्होंने कहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते होंगे। तो ये बोलते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है दुनिया को बदलने के लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो जब आप इस पार्ट को चालू करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं सर्वप्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत हमारे भारत के ही एक ऋषि मुनि जिनका नाम कणाद है उन्होंने दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें डेवलप होती गई। फिर आप जॉन डाल्टन और भी अन्य वैज्ञानिकों का नाम सुनते हैं। तो वो एक स्टोरी है जो आपको खुद पढ़नी है। जो चैप्टर की मेन बातें हैं और जो नोट्स है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर में तो सबसे पहले है द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह चीज़ है, द्रव्य को हम हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। तो द्रव्य कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। तो हमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्य क्या है? तो हम बोलेंगे कि जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या है? द्रव्य है। जैसे आप और मैं, हम एक स्थान को घेरते हैं तो हम भी क्या है? एक द्रव्य है। जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो आप एक चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य, ठीक, और एक क्या होता है? लिखा होता है द्रव। ठीक है, हिंदी में। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। जैसे कि यहाँ पे द्रव लिखा हुआ है तो ये द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, कोई पानी जैसी वस्तु, और यहाँ पे द्रव्य का मतलब है वस्तु। ठीक है, तो द्रव्य की अवस्थाएं तो सबको पता है। द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठोस के बारे में है कि उसका आकार जो होता है निश्चित होता है, मतलब आप जैसे आप देखते हैं वैसे ही रहता है। उसका आयतन मतलब जो स्थान, एक जो उसका शेप है, ठीक है, एक स्थान जो घेर के रखा है वो क्या है? निश्चित है। और उसकी कणों की दूरी क्या क्या है? पास में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार का ठोस है तो इसके कणों की दूरी क्या है? एकदम पास पास में। फिर आपका आता है द्रव, जिसका आकार क्या है? अनिश्चित है। आप उसे जिस भी पात्र में डालेंगे, जैसे आप गिलास में डाल दें, आप बॉटल में डाल दें, तो द्रव जो होता है वो उसका रूप धारण कर लेता है। और उसके जो कण रहते हैं वो थोड़े से दूर दूर रहते हैं, एकदम दूर नहीं रहते, थोड़े ही दूर रहते हैं। और उसका आयतन क्या है? लेकिन आयतन निश्चित है, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। और उसके बाद आता है गैस। तो गैस का क्या है? आकार अनिश्चित है, यानी कि आप जिस भी पात्र में इसको डालेंगे वो उसी का रूप धर लेगा। जैसे कि हम गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे में हवा भरने के बाद आप उस गुब्बारे को जैसे भी शेप में करो, आप उसको दबाओगे तो वो दब जाएगा। ठीक है, उसको लंबा करोगे तो लंबा हो जाएगा, उसको गोल करोगे तो गोल हो जाएगा। और उसका आयतन क्या रहता है? आयतन अनिश्चित रहता है। इसका मतलब है कि हम गैस को दबा सकते हैं, ठीक है, गैस को और भी फुला भी सकते हैं। और इनके कणों की दूरी क्या रहती है? तो इनके कणों की दूरी दूर दूर रहती है। तो आप इस तीनों में से जो ठोस है, हमारा द्रव है और गैस है, उसका क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है, जैसे ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, व उल्टा इसके गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो आगे इस चैप्टर में है द्रव का वर्गीकरण। तो द्रव का वर्गीकरण, तो सबसे पहले तो हमारा जो द्रव होता है, द्रव के 2 प्रकार हैं, एक मिश्रण है और एक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो आपका जो पदार्थ है एक तो वो मिश्रण वाला हो सकता है और एक शुद्ध पदार्थ हो सकता है। मिश्रण में भी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिश्रण है तो मिश्रण में क्या होगा? अलग अलग प्रकार के कण हो सकते हैं। तो कोई समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण हो सकता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है? जो उसके अलग अलग कण हैं वो एक दूसरे में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। और विषमांगी में क्या रहता है कि मिश्रण में पूरे संगठन में जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? समान नहीं होता। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने शक्कर को किस में घोल दिया? पानी में घोल दिया। तो वो एकदम आप जहाँ से भी अब पानी
में से निकालेंगे, मतलब घुला हुआ शक्कर वाला पानी निकालेंगे तो शरबत जैसा वो मीठा ही लगेगा। लेकिन विष मांगी में क्या है, विष मांगी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, शक्कर और नमक को हम मिक्स कर देते हैं, तो अगर आप कहीं से भी कुछ कण उठाएंगे तो उसमें कुछ कण आपको शक्कर के, कुछ कण आपको नमक के मिलेंगे। तो मान लीजिए कि जिधर शक्कर ज़्यादा है आपने उधर का उठा लिया तो वो मीठा लगेगा, जिधर नमक ज़्यादा है आपने उसका उठा लिया तो वो खारा लगेगा। फिर इसमें शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि कोई भी जो घटक रहेगा, कण रहेंगे, वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले तो आता है तत्व। तो ये वाला जैसे आप एलिमेंट लिखा है इसको देखिए, इसमें जो कण है वो क्या है, एकदम सेम टू सेम है। और दूसरा है यौगिक। यौगिक में क्या है, यौगिक में दो प्रकार के कण हैं, लेकिन वो दोनों प्रकार के कण क्या है, आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हैं। दोनों एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं, इस प्रकार का। तो आगे क्या हम देखते हैं, ये है हमारे मिश्रण का उदाहरण। तो इसमें है ये समांगी मिश्रण और ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो ऐसे हमने देख लिया है कि द्रव क्या है, द्रव की अवस्थाएं क्या है और द्रव का वर्गीकरण क्या है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान करते हैं। अगला पार्ट, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्रव के गुण धर्म और उनका मापन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि द्रव क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनको नापने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे ही हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो इनके लिए जो हम उनको किस में नाप रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सभी के लिए क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसे एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो हमें यही देखना है कि किस किस प्रकार की चीज़ों को कैसे कैसे नापा जाता है, उनकी राशियाँ क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उन दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, किस में नापेंगे आप, तो उसे किलोमीटर में नापेंगे। इसी प्रकार से हमको घर में बोला जाता है कि बेटा कुछ सामान लेके आओ, तो अगर वो शक्कर या आलू जैसी कुछ चीज़ रही तो हम उसको केजी में नापते हैं, लेकिन दूध और पानी जैसा कुछ चीज़ रहा तो हम उसको लीटर में नापते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग भौतिक राशि, 7 प्रकार की राशि हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या है, एसआई का मात्रक भी है। तो इन्हीं चीज़ों को हमको याद करना है। तो सबसे पहले आता है लंबाई। तो लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, और उसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर में है, ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, एम है, स्मॉल एम। तो जैसे कोई भी दूरी को नापना है तो हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, लेकिन दूरी जब बहुत ज़्यादा रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको किलोमीटर में बदल देते हैं। लेकिन पूरा इंटरनेशनल पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से इसको मीटर में नापा जाता है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान के लिए राशि का प्रतीक है एम और उसे नापा जाता है किलोग्राम में। मतलब ये इस प्रकार की चीज़ होगी, आप शक्कर लेने जा रहे हैं, आप नमक लेने जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को जो हम नापते हैं तो उनको किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। किसी भी चीज़ का अब हमको द्रव्यमान निकालना रहेगा तो हमेशा किस में निकाला जाएगा, केजी में निकाला जाएगा। वैसे ही हमारा समय है, समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास है टाइम, मतलब टी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक है सेकंड, और सेकंड के लिए जो हम एसआई मात्रक का प्रतीक दिखाते हैं वो है एस। वैसे ही विद्युत धारा, जो करंट होता है, उसको नापने के लिए हमारे पास आई, ठीक है। इसके एसआई मात्रक का नाम है एम्पियर और इसके लिए जो सिंबल है वो है ए। वैसे ही ऊष्मागतिकी तापक्रम, सिंपल सी बात है, तापमान को नापने के लिए पहले तो इसकी राशि का प्रतीक है टी और इसका मात्रक का नाम है केल्विन। तो आपको जैसे पूर्व की कक्षाओं में पता होगा तापमान को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में हम नापते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है, इसका केल्विन है और जिसके लिए सिंबल हम के दर्शाते हैं। वैसे ही पदार्थ की मात्रा, तो आप अपने पूर्व की कक्षाओं से जानते हैं, जैसे 12 अगर केलों की संख्या 12 हो गई तो उन्हें क्या बोलेंगे, 1 दर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कोई संख्या 20 हो गई तो हमारे एरिया में उसको कोरी बोला जाता है। तो इसी प्रकार की पदार्थ की मात्रा को हम दर्शाते हैं एन से और इसे नापा जाता है मोल में। 1 मोल मतलब कितना होता है, ये आगे के आने वाले चैप्टर में है। और ज्योति की तीव्रता, मतलब एक जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश की जो चमक होती है उसके लिए आई वी का प्रयोग किया जाता है प्रतीक, और उसको नापते हैं हम कैंडेला में, जिसका सिंबल है सी डी। तो इसके अगले भाग में देखते हैं। तो इसमें है लंबाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक कहाँ से आया, उस बारे में ये पूरी कहानी है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई निर्वात है, खाली जगह, तो वहाँ पे अगर हम लाइट को चालू करते हैं, अचानक से आपने चालू किया, तो 1 सेकंड में वो कितना दूर जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में वो जाता है इतना दूर जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, जैसे वो 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, तो उसे भाग दिया जाता है, 3 लाख से भाग देते हैं, लगभग 3 लाख से, एग्जैक्ट नंबर तो वो नहीं होता, और जो आंसर आता है उसे ही क्या कहा गया है, 1 मीटर कहा गया है। वैसे ही आपके द्रव्यमान का मात्रक जो किलोमीटर है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें निर्धारित है। समय का मात्रक 1 सेकंड किसको बोलेंगे, उसके लिए भी समय निर्धारित है। तो ऐसे इसमें पूरा स्टोरी दिया हुआ है। ये शायद ही एग्जाम में पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वो कैसे निकाला गया है आप बताओ करके, बट आपको जानकारी के लिए एक बार इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देते हैं तो शायद वहाँ पे इसे पूछने का चांस होता है। अगला हम देखते हैं द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो सोचने से तो दोनों चीज़ें एक ही प्रकार की लगती है, लेकिन द्रव्यमान या द्रव्य में हम पढ़ रहे थे कि जिसका क्या होता है द्रव्यमान,
तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें द्रव्य की मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा, वो कितना स्थान घेरता है या कितना पदार्थ उसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। लेकिन अगर उसी पे आप गुरुत्वाकर्षण का गुणा कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो आप कहीं भी स्पेस में भी हो, अंतरिक्ष में हो, तो आपका क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान वो हमेशा रहेगा, लेकिन आपका भार रहेगा क्या, तो जब तक कि आप पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा तब तक भार नहीं रहेगा। जैसे आज आप अपना भार नापते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके द्रव्यमान के साथ किसका गुणा होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जी, उसका भी गुणा होता है। आयतन, अब आयतन क्या होता है, तो आयतन जो स्थान घेरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो m³ होता है। तो जैसे आप एक बॉटल लेते हैं तो बॉटल आता है, कोई बॉटल आता है 250 ml का, कोई बॉटल आता है 500 ml का, कोई बॉटल आता है 1 लीटर का। तो ये जो हम चीज़ें बोल रहे हैं ये क्या है, आयतन है। और SI पद्धति में इसको m³ मतलब मीटर गुना मीटर गुना मीटर ऐसे नापा जाता है। तो m³ तो जो है ना बहुत बड़ी राशि है, तो कहीं कहीं पे इसे सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब जैसे चीज़ों में भी व्यक्त किया जाता है। और आपके जो द्रव्य होते हैं, जैसे मैं बॉटल का उदाहरण दे रहा था, तो उनको प्राय किस में नापते हैं, लीटर में नापा जाता है। लेकिन लीटर क्या है, SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक तो m³ है। तो ये चीज़ क्या करनी है, हमको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व एक स्थान पे किसी पदार्थ की मात्रा होती है कि वो कितने संख्या में मौजूद है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इसमें लिखा है किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। मतलब आप कोई आयतन ले लेते हो, ठीक है, तो उस पे कितना द्रव्यमान है, मतलब कितना पदार्थ भरा हुआ है। जैसे आप देखो, ये जैसे गैस है, इसका एक आयतन ले लिया, निश्चित आयतन, तो सभी का आयतन सेम है, बराबर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने कण हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 कण हैं, और यहाँ पे लगभग 15 के आसपास लग रहे हैं, और यहाँ तो 40 से भी ज़्यादा कण है। तो आप घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम घनत्व किसका रहेगा, गैस वाले का रहेगा। उसके बाद घनत्व किसका रहता है, द्रव वाले का रहता है। और उसके बाद घनत्व किसका रहता है, ठोस वाले का रहता है। तो घनत्व का SI मात्रक या घनत्व का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या है, घनत्व का फार्मूला है। और SI मात्रक क्या है, तो घनत्व का SI मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन का SI मात्रक लिखा जाता है, जो कि होता है kg बटे मीटर क्यूब, अभी ही हमने पढ़ा है। उसके बाद आता है ताप, ठीक है। तो ताप को हम कैसे नापते हैं, ताप जो होता है जनरली आपको पता है, जैसे कि आप बाहर जाते हैं धूप में तो आपको जो महसूस होता है वही क्या है, ताप है, एक सिंपल शब्द में। तो इसके नापने के 3 पैमाने हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो यहाँ पे केल्विन जो है उसे ही क्या माना गया है, इंटरनेशनली मतलब मानक है, इसे ही SI मात्रक बोला गया है। तो आपके पास जैसे फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है। जैसे डॉक्टर आपको बोल देते हैं ना कि आपको 104 डिग्री बुखार है या आपको 108 डिग्री बुखार है, तो वो डिग्री सेल्सियस की बात नहीं करता, वो फ़ारेनहाइट की बात करता है। तो आप फ़ारेनहाइट की जगह में रखेंगे 108, तो डिग्री सेल्सियस की जगह में कुछ आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे नीचे में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे केल्विन को चेंज करने के लिए क्या है, K बराबर डिग्री सेल्सियस जो आपका है, ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 273 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, आपके तापमान का केल्विन मात्रक आ जाएगा। मान के चलो कि आपके पास क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना मान होगा, तो आप यहाँ पे 25 रखेंगे और यहाँ पे K के जगह, K के बदले में क्या आ जाएगा फिर 298 केल्विन, ठीक है। और 298 केल्विन क्या है, इसे ही सामान्य ताप कहा गया है, या 25 डिग्री सेल्सियस है उसे ही सामान्य ताप कहा गया है। तो अगला